हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स का इक्वेशन लेकर आए हैं। क्लास 12th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन क्या है। कंसिडरिंग द पैरामीटर्स सच एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, कंपेयर द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ F2 एंड Cl2। मतलब हमको इन तीन पैरामीटर्स को लेकर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एनर्जी को लेकर हमको ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में पता लगाना है कि F2 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या क्लोरीन ज़्यादा है, Cl2 ज़्यादा है। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ F2 इज लेस नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी कम होती है? F2 की, क्योंकि उसका साइज कैसा होता है? उसका साइज छोटा होता है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है, Cl2 के बजाय कम होती है इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। लेस नेगेटिव एज कंपेयर्ड टू Cl2। आगे F2 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Cl2, इसका रीजन बताना है। तो F2 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है Cl2 के बजाय, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन देखेंगे। देखो इसमें देखो सबसे पहले ध्यान रखना, इसका रीजन पता चलता हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फ्लोरीन के लिए होती है 2.84 वोल्ट और क्लोरीन के लिए होती है 1.36 वोल्ट। तो देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा है? फ्लोरीन के लिए ज़्यादा है। तो जिसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी वो उतना ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ इस तरह से पता लगा सकते हैं कि इसकी वैल्यू ज़्यादा, इस कारण F2 क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये देखो ये कैसे आया कि इसके लिए ज़्यादा है, तो ये तीन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। कौन कौन से पर? फर्स्ट करता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिसको BDE लिखते हैं। दूसरा करता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको लिखा जाता है डेल्टा EgH से। और तीसरा क्या होता है? हाइड्रेशन एनर्जी, जो सबसे डोमिनेंट फैक्टर होता है, यहाँ सबसे प्रभावी कारक होता है, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी का HE से लिख रहा हूँ यहाँ, हाइड्रेशन एनर्जी। अब तुमको पता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमको देखेंगे किसकी ज़्यादा होती है, F2 या Cl2 की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होती है, F2 या Cl2 की। और हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है। तो इन तीनों फैक्टर से ये हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लोरीन या क्लोरीन, इसके बारे में पता चल जाएगा। तो देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी F के बीच में बॉन्ड है और Cl के बीच में बॉन्ड है। साइज तो बड़ा किसका होता है? क्लोरीन का। तो इस हिसाब से बॉन्ड पहले ब्रेक कौन सा होना चाहिए? क्लोरीन का। लेकिन इसमें फ्लोरीन का साइज छोटा होने के कारण इसके ऊपर जो लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। मतलब साइज छोटा होने के कारण इन में क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स जो इनमें रिपल्सन होता है, इस कारण ये जो बॉन्ड है ये क्लोरीन के बॉन्ड से पहले ब्रेक हो जाता है। तो हम ध्यान रखना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब डिसोसिएट करने के लिए बॉन्ड को एनर्जी, तोड़ने के लिए बॉन्ड को एनर्जी इसमें कम देनी पड़ेगी। क्यों कम देनी पड़ेगी F2 में? क्योंकि इसका साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने के कारण ये बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो जाता है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसके लिए कम देनी पड़ती है और इसके लिए क्लोरीन के लिए ज़्यादा देनी पड़ेगी। दूसरा फैक्टर देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इलेक्ट्रॉन को लेना। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन इसका फैक्टर यहीं साइज का फैक्टर फिर से काम करता है। इसका साइज, फ्लोरीन का साइज होता है छोटा। फ्लोरीन में का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 9 पर 1s2 2s2 2p5। तो इसमें 2p ऑर्बिटल है, तो 2p ऑर्बिटल है मतलब दो सेल है, एक तो 1s का और एक 1 वाला और एक 2 वाला, मतलब इसका साइज होगा ये 2 सेल हो गए। क्लोरीन 17 पर आता है, तो 1s2 2s2
2p6 3s2 और 3p5। इसमें देखो कौन सा सेल आ गया है, तीसरे नंबर का सेल। तीसरे नंबर का सेल आने का मतलब है कि इसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा साइज हो जाएगा। तीसरा सेल भी आ गया, 1 2 3 तीसरा सेल आ गया। तो तीसरे सेल में इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 3s के पास, इसके पास 3p के पास 5, और इसमें दूसरे सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन एक में दूसरे में है, एक में तीसरे में, तो 2 में 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे दूसरे सेल में, तीसरे सेल में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब तीसरे सेल में साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। इलेक्ट्रॉन किस में आसानी से जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा आसानी से क्लोरीन में, क्योंकि उसका साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो आने वाले इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज़्यादा फील नहीं कर पाएगा। इस कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से किस में जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ेगा हमारा क्लोरीन में। तो इस कारण इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होती है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन की बजाय। तो ये क्वेश्चन भी आता है, तो इसमें ध्यान रखना, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किससे ज़्यादा होती है, क्लोरीन से, क्योंकि इसमें साइज होता है छोटा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करता है, इसमें साइज बड़ा होता है। तीसरा फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब है, अब देखो साइज किसका छोटा है, F2 का साइज है छोटा, साइज क्या है, डिक्रीज मतलब छोटा है, और Cl2 का साइज क्या होता है, इसका साइज होता है लार्ज, स्मॉल साइज है और उसका साइज क्या है, लार्ज है Cl2 का साइज। अब देखो F2 का साइज छोटा है, तो जिसका साइज छोटा होगा वो वाटर में उतने जल्दी से डिजोल्व होगा। तो इसका साइज छोटा होने के कारण, इसका साइज बड़ा होने के कारण, तो F2 का साइज छोटा होने के कारण ये वाटर में जल्दी से डिजोल्व कर जाता है। मतलब हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, F2 के लिए हाइड्रेशन एनर्जी होती है ज़्यादा, ठीक है, मोर होती है, ज़्यादा होती है, और इसके लिए क्या होगी, कम होगी, क्योंकि बड़ा साइज जल्दी से डिजोल्व नहीं हो पाएगा वाटर में, इस कारण हाइड्रेशन एनर्जी H2 क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो 3 फैक्टर हो गए। अब तीसरे फैक्टर को ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो इसमें हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब है वाटर में, वाटर के साथ रिएक्शन होना, तो F2 की वाटर के साथ में जब रिएक्शन कराई जाती है तो इसमें देखा गया था कि यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, और यहाँ से 2H और 2F 2HF बना लेते हैं। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, ये दोनों अगर किसी की भी रिएक्शन हम वाटर के साथ में कराते हैं, जैसे क्लोरीन की रिएक्शन वाटर के साथ में कराएंगे, तो इसमें किसी भी टाइप की ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलती है। इसमें क्या बनता है, इसमें भी HCl बनेगा, 2HCl HCl बनेगा, लेकिन इसके साथ में इसमें HOCl बनता है। HOCl एक ऑक्सो एसिड है। ऑक्सो एसिड किसको कहा जाता है वो देखेंगे अभी। ऐसे Br2 रिएक्शन करेगा तब भी HBr और HOBr बनाएगा। I2 जनरल रिएक्शन करता ही नहीं है। तो इसमें देखो F2 ऑक्सीजन बाहर नहीं जा रही है। ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या होता है, किसी भी के द्वारा भी ऑक्सीजन का बाहर निकालना क्या होता है, ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या होता है, रिडक्शन। मतलब ये खुद का तो क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, सामने वाले का जो इसके पास होगा, दूसरा का जो भी कंपाउंड होगा, जो भी मॉलिक्यूल होगा, उसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो दूसरे क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। इसलिए दूसरे को ऑक्सीडेशन करने वाले क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग, दूसरे को ऑक्सीडेशन करने को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये एक तरह से किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर निकाल रहा है, लेकिन इसमें किसी तरह की ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल रही, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। तो देखो HOCl जो है, HOCl को मैंने तुमको बताया था, HOCl क्या होता है, HOCl एक ऑक्सो एसिड होता है, ऑक्सो एसिड बोलते हैं इनको, HOCl कंपाउंड को। ऑक्सो एसिड किनको बोला जाता है, जिसके पास ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन हो, एसिड मतलब हाइड्रोजन हो, और इनके साथ कोई भी एक्स एलिमेंट मतलब हेलोजन होता है, एक्स मतलब हेलोजन। तो जिनके पास ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो और कोई भी हेलोजन हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से, उनको बोला जाता है हेलो ऑक्सो एसिड। देखो इसमें हाइड्रोजन भी है, हेलोजन भी और ऑक्सीजन भी है, तो एक क्या होता है, ये एक ऑक्सो एसिड होता है। तो क्लोरीन के सारे ऑक्सो एसिड नोन है, जैसे HOCl बताया तुमको, HOCl2 भी होता है, HOCl3 भी होता है, HOCl4 भी होता है, सारे होते हैं। लेकिन जो फ्लोरीन है उसमें सिर्फ एक ऑक्सो एसिड होता है फ्लोरीन के लिए ओनली, वो होता है HOF,
और ये HOF जो होता है ये भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, मतलब ये कुछ टाइम के लिए ही बनता है, तुरंत ब्रेक हो जाता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इसमें चार्ज बैलेंस नहीं रहता। इसमें चार्ज फ्लोरीन पर प्लस आएगा, देखो कैसे, HOF, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता तो ये माइनस प्लस बनता, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो फ्लोरीन पर माइनस नहीं आएगा, इस पर माइनस आता, इस पर प्लस आता, इसलिए फ्लोरीन पर प्लस रहता नहीं है। तो प्लस नहीं रहने के कारण ये एक अनस्टेबल होता है, मतलब बनता ही नहीं है, ये ऑक्सो एसिड बनता ही नहीं है। बनेगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत ब्रेक हो जाएगा। इस कारण ये ऑक्सीजन लिबरेट करता है, ऑक्सीजन बाहर निकालता है, तो रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन को बाहर निकालना, तो दूसरे क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हमारा होता है। इन तीनों फैक्टर में से सबसे डोमिनेंट, सबसे प्रभावी फैक्टर जो होता है वो होता है हाइड्रेशन एनर्जी का। तो हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है, F2 की। हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है, F2 की, क्योंकि F2 H2 में डिजोल्व करके ऑक्सीजन बाहर निकालता है, और वैसे भी साइज इसका छोटा है तो जल्दी से डिजोल्व होगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी उसी के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा, मतलब F2 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा। इन तीनों फैक्टर से ही ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आती है। सबसे प्रभावी कारक, सबसे डोमिनेंट फैक्टर होता है हाइड्रेशन एनर्जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी उसके लिए ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इस कारण F2 की वैल्यू ज़्यादा है Cl2 से, इसलिए F2 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह काम करता है Cl2 के बजाय। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि इन तीन पैरामीटर से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑक्सीजन, ये क्लोरीन या F2 कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसमें क्या पता चलता है हमको, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, वो होता है F2।